लास्ट टाइम पे अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आपको गिवन है कि कार जो है वो एक कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन पाथ पर चल रही है। कॉन्वेक्स पाथ पर चल रही है, फिर बाद में कॉनकेव पर, फिर प्लेन पाथ पर चल रही है, और उसकी जो स्पीड है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। मतलब यहां पर स्पीड अगर उसकी v है तो यहां पर भी इसकी स्पीड v है, और यहां पर भी स्पीड v है। तो इन तीनों कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा उसका ऑर्डर आपको फाइंड करना है। फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन ऑल थ्री केसेस। फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन ऑल थ्री केसेस। मान लीजिए यहां पर नॉर्मल n1 है, यहां पर नॉर्मल n2 है, और यहां पर नॉर्मल n3 है। द क्वेश्चन इज फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। Which one is maximum and which one is minimum? ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, और ये प्लेन है। हो गया? बताइए भाई, which one is maximum and minimum? n1. Maximum is n2 and minimum is n1. देखो, these two paths are the curve path and means we can consider the concept of circular motion in these two. यहाँ तो प्लेन मोशन है तो नॉर्मल अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड है, तो दोनों इक्वल होंगे। इन दिस केस n इक्वल टू mg आएगा, बट बाकी केसेस में n इक्वल टू mg नहीं आएगा। अगर फर्स्ट केस की बात की जाए तो इट इज द सर्कुलर मोशन, और उसमें सेंटर यहाँ नीचे की तरफ है, यानी कि mg टुवर्ड सेंटर और n अवे फ्रॉम सेंटर है। वी नो कि किसी भी बॉडी पर जो सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस पर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए, यानी कि आउट ऑफ दीस टू व्हिच फोर्स इज मोर? mg ज्यादा होना चाहिए, यानी कि n mg से कम है। तो फर्स्ट केस में n1 लेस देन mg आएगा बेटा। इस केस में जो सर्कुलर पाथ बनेगा बेटा इस तरह बनेगा, यानी कि n टुवर्ड सेंटर और mg अवे फ्रॉम सेंटर है। तो यहाँ पर फोर्स टुवर्ड सेंटर ज्यादा होगा, यानी कि कौन ज्यादा होगा? n2 ज्यादा होगा। तो n2 इज ग्रेटर देन mg है, तो n2 तो mg से ज्यादा हो गया, और n1 mg से कम हो गया, और n3 mg के बराबर हो गया। तो आगे ना ऑर्डर, n2 mg ज्यादा मतलब मैक्सिमम है और n1 मिनिमम है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या आ गया बेटा? n2 n3 n1। यानी किसी भी ओवरब्रिज टाइप के स्ट्रक्चर से पास होते तो नॉर्मल कम होता है, अंडर पास से पास होते हैं, अंडर ब्रिज से पास होते तो नॉर्मल बढ़ जाता है, और यहाँ नॉर्मल जितना है उतना ही रहता है, मतलब mg के बराबर रहता है। इन तीनों में से स्पीड ब्रेकर किस तरह का होता है? स्पीड ब्रेकर्स फर्स्ट टाइप के होते हैं। क्यों क्यों स्पीड ब्रेकर्स फर्स्ट टाइप के क्यों होते हैं, सेकंड टाइप के क्यों नहीं होते? स्पीड ब्रेकर्स आर मेड अप टू स्लो डाउन द व्हीकल ना, ताकि उनसे पास होते समय कोई भी ड्राइवर अपने व्हीकल को स्लो कर ले। तो वहां पर वो स्लो करेगा, इसका क्या रीजन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां से आ गया भाई? वहां नॉर्मल कम है, तो नॉर्मल कम होने से क्या फर्क पड़ता है? बॉडी कांटेक्ट लूज करेगी, कांटेक्ट में रहेगी। ढंग से बताओ भाई कोई भी। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा स्पीड हुई तो कार हवा में उड़ जाएगी, बिकॉज नॉर्मल जीरो हो सकता है वहां पर। इन दोनों केसेस में नॉर्मल जीरो हो ही नहीं सकता,
मतलब कार के कांटेक्ट लूज करने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इस केस में जितनी ज्यादा स्पीड होगी नॉर्मल उतना ज्यादा होगा, और इस केस में नॉर्मल का स्पीड से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां तो हमेशा n इक्वल टू mg होगा, जितना फास्ट चलाओ या स्लो चलाओ नॉर्मल जितना है, उतना ही रहेगा। या जितना फास्ट चलाएगा ना ड्राइवर कार को उतना ज्यादा नॉर्मल होगा, बट वहां जितना ज्यादा स्पीड होगी नॉर्मल उतना ही कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर कोई भी ड्राइवर चाहता है कि कार को सेफली पास किया जाए ब्रेकर से, तो वो नहीं चाहेगा कार हवा में जाए, क्योंकि कार हवा में जाएगी तो वापस तो आएगी आएगी। तो अगर ऊपर जाकर हवा में जाकर वापस नीचे आएगी तो डेफिनेटली डेंट होने के चांसेस हैं। तो कोई भी चाहेगा कि कार को सेफली यहां से पास किया जाए, तो हम लोग इस तरह कंसिडर कर सकते हैं कि मान लो कोई भी सेफली यहां से पास होना चाहता है, तो वो नहीं चाहेगा कि नॉर्मल जीरो हो, वो नहीं चाहेगा कि नॉर्मल, तो हम अगर इक्वेशन लिखे तो mg नीचे नॉर्मल ऊपर और वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो इक्वेशन बनेगी mg माइनस n इज इक्वल टू mv इसका बाय r। सही है बेटा? तो नॉर्मल की वैल्यू यहां से आ जाती है mg माइनस mv इसका बाय r। तो अगर हम चाहते हैं कि नॉर्मल जीरो ना हो, तो क्रिटिकल वैल्यू जीरो लेकर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? मतलब हम चाहते हैं नॉर्मल जीरो ना, मतलब या तो जीरो से ज्यादा हो या क्रिटिकली जीरो हो सकता है। तो उस केस में रिजल्ट आएगा mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv इसका बाय r। m से m कैंसिल, मतलब मास डिपेंडेंसी नहीं है। स्पीड ब्रेकर अगर बनाया गया पर्टिकुलरली, मान लो हम चाहते हैं कि वहां पर कोई भी व्हीकल जब पास हो तो उसकी स्पीड 20 से ज्यादा ना हो, 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ना हो, तो स्पीड ब्रेकर के लिए रेडियस यहां से डिसाइड होती है। स्पीड अगर हमें पता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी व्हीकल यहां से कितनी स्पीड से पास हो, 20 किलोमीटर पर आवर से पास हो, तो वी हमें पता है, बोलो बेटा। तो आर यहां से डिसाइड होता है। देखो यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है, वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आएगा बेटा जी आर, और वी आ जाएगा लेस देन इक्वल टू रूट जी आर। मतलब जितनी कम स्पीड चाहिए आर उतना ही कम होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बहुत स्लो करें तो आर छोटा छोटा स्पीड ब्रेकर बनाना पड़ेगा, और केवल थोड़ा ही कम करना है स्पीड को, तो बड़ा स्पीड ब्रेकर बनाने से काम चल जाएगा। यानी कौन से ब्रेकर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बड़े वाले ब्रेकर्स या छोटे छोटे वाले ब्रेकर्स? छोटे वाले ब्रेकर्स इफेक्टिव होंगे या बड़े वाला ब्रेकर? छोटा वाला ब्रेकर इफेक्टिव होता है, मतलब इससे पास होने के लिए तो आपको बहुत कम स्पीड करनी पड़ेगी। यहाँ केवल स्लो डाउन करने से भी काम चल जाता है, बट यहाँ तो ऑलमोस्ट रुकना ही पड़ जाता है, अदरवाइज आपकी कार बार बार ऊपर हवा में जाएगी। ठीक है? तो बेटा यहाँ पर आर बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, दैट्स व्हाई यहाँ स्पीड बहुत ही कम करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये v अगर रूट जी आर होगा तो क्या होगा बेटा? v अगर इक्वल टू रूट जी आर ले लें तो क्या होगा? अगर v रूट जी आर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ n इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना, आएगा या नहीं? अगर मान लो इस तरह का कोई पाथ हो एंड वी कंसीडर द रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर जब इस तरह के पाथ से पास होता होगा तो कहां पर सबसे ज्यादा मजा आता है, डर कहां सबसे ज्यादा लगता है? कॉन्वेक्स पोजीशन में, कॉन्केव पोजीशन में, प्लेन पोजीशन में? उस पीक पर, इस बॉटम पर, या प्लेन में? पीक पॉइंट पर, बॉटम पॉइंट पर, या कहां पर सबसे ज्यादा डर लगता है? देखो पीक पॉइंट पर डर लगेगा इस केस पे, क्योंकि पीक पॉइंट पर ही नॉर्मल जीरो होने के चांसेस हैं, बाकी जगह नहीं है। अगर यहाँ स्पीड रूट जी आर से ज्यादा रखी गई, रोलर कोस्टर की स्पीड को रूट जी आर से ज्यादा मेंटेन रखा गया है यहाँ, तो आप कितने जाने की कोशिश, आपकी बॉडी कितने जाने की कोशिश करेगी? ऊपर। कॉन्टेक्ट लूज होगा ना बेटा, इसीलिए रोलर कोस्टर में बेल्ट ऊपर से लगाई जाती है, मतलब हमें बांध के रखा जाता है ना, नीचे की तरफ दबाया जाता है ना। तो रोलर कोस्टर में अगर वेलोसिटी पीक पॉइंट पर कॉन्वेक्स पोजीशन में रूट जी आर या उससे ज्यादा है, तो वी फील वेटलेसनेस। क्या फील फील होता है? बिकॉज नॉर्मल बिकम जीरो। नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा? तो फॉर वेटलेसनेस इन रोलर कोस्टर द स्पीड शुड बी आइदर रूट जी आर और मोर देन रूट जी आर। ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। ब्रेकर पर अगर स्पीड रूट जी आर से ज्यादा होगी तो कार हवा में आएगी, और रूट जी आर से कम होगी तो कार हवा में। मतलब सेफ स्पीड किसको बोलना चाहिए? व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड? रूट जी आर। रूट जी आर जो है वो मैक्सिमम सेफ स्पीड है किसी भी ब्रेकर से पास होने के लिए। ओके, चलो उसको कंप्लीट फिर एक क्वेश्चन करते हैं।
क्या बेटा? मैक्सिमम से स्पीड v शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। v इज लेस देन इक्वल टू दिस का क्या मतलब है? v शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस, यानी कि मैक्सिमम है ये। लिख लेना यहां पर ब्रैकेट इस बॉक्स के बाहर, मैक्सिमम से स्पीड। दिस, इस बॉक्स के बाहर लिख लेना बेटा मैक्सिमम से स्पीड। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का हम ले रहे हैं बेटा कि एक स्पेयर है और स्पेयर के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। स्पेयर की रेडियस आपको गिवन है r, और ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है उसको हम एक स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं u, और वो है √gr। तो अगर √gr वेलोसिटी प्रोवाइड करें तो ये स्लाइड करेगा या इट विल मूव इन एयर, स्लाइड अलोंग द प्लेन स्पेयर और मूव इन एयर? स्लाइड अलोंग द प्लेन। क्यों? अगर √gr वेलोसिटी तो नॉर्मल क्या होगा? वेलोसिटी अगर √gr है तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? यहाँ 0 होगी। तो नॉर्मल 0 होने पर बॉडी कांटेक्ट में रहती है या कांटेक्ट लूज कर देती? कांटेक्ट लूज कर देती भाई, नहीं करती? अभी भी हमने डिस्कस तो किया कि v अगर √gr के इक्वल होगा तो नॉर्मल क्रिटिकली क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। तो वेलोसिटी कितनी दे दी गई है? मतलब कांटेक्ट लूज हो चुका है। तो कांटेक्ट लूज होने के बाद बॉडी कैसे मूव करेगी? एयर में। और एयर में कौन सा पाथ बनेगा? पैराबोलिक पाथ बनेगा। इट विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन और नॉट? द क्वेश्चन इज फाइंड रेंज, फाइंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। Find range of this projectile motion. हो गया बेटा? देखो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, और किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला तो सेम ही होता है वैसे, और वो होता है ux into t, where t means time of flight. Time of flight means time for which the particle remain in air. बेटा किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम केवल वर्टिकल वेलोसिटीज पर डिपेंड करता है, और इस पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? तो इट विल बी सेम एज द ड्रॉप पार्टिकल। एक ड्रॉप पार्टिकल को जितना टाइम ग्राउंड तक पहुंचने में लगता है उतना टाइम इसको भी लगेगा, और वो टाइम होता है √2h/g। क्या होता है? where h means the height of the particle from ground. What is the height of this particle from ground? तो h के लिए 2r है और v u जो है वो √gr है। तो यहाँ इनिशियल स्पीड को लेंगे √gr और h को लेंगे बेटा 2r, तो g से g कैंसिल और आंसर यहाँ आ जाएगा 2r। इस तरह से रेंज का आंसर बेटा यहाँ आ रहा है 2r। कर पाएंगे सब? अगर इस ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी दी नहीं जाए, बस हल्का सा इसको मोशन स्टार्ट करवा दिया जाए, मींस द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट, तो क्या होगा? तो ब्लॉक कांटेक्ट लूज कर देगा, कांटेक्ट में रहेगा। हम अगेन एक ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं जो कि r रेडियस के स्फीयर के टॉप पर है, ये स्फीयर r रेडियस का स्फीयर है बेटा, और एक ब्लॉक है जो कि टॉप पर है। तो इनिशियली ये गिवन है कि ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द रेस्ट। मुझे बताओ क्या है, पूरे टाइम रेस्ट पर रहेगा? मोशन में आएगा?
मोशन में आएगा तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? तो ये क्या कांटेक्ट में रहते हुए नीचे तक आ सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कांटेक्ट में रहने के बाद रहते हुए यहां आ जाए। तो मान लीजिए यहां पर पहुंचा ये, ठीक है, थीटा एंगल पर पहुंचा, और मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर आकर ये कांटेक्ट लूज कर देता है, तो हमें थीटा क्या हो गया पता करना है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। A block at top of the sphere of radius r, a block at top of the sphere of radius r starts sliding from rest, then find theta where it loses contact with the sphere. Then find theta where it loses contact with the sphere. बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? जिस समय कांटेक्ट लूज करेगा उस समय कौन सा फोर्स जीरो हो जाएगा? और आप जानते हो कि ऊपर से नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस और काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। तो फाइंड आउट द स्पीड फर्स्ट। इस पॉइंट पर स्पीड को v मान लीजिए और v फाइंड कीजिए पहले, क्योंकि u जीरो है बेटा। और उसके बाद फिर नॉर्मल को जीरो करते हुए इक्वेशन बनाइए। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड v। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द हाइट ऑफ दिस पॉइंट। उसके लिए मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। वी नो कि ये डिस्टेंस पूरी यहां से यहां तक आ रहा है, तो दिस हाइट विल बी r cos थीटा। जबकि यहां रेफरेंस लाइन से यानी कि डायमीटर से इसकी इनिशियल हाइट को हम लेंगे r। तो इनिशियली हाइट r थी और अब हाइट रह गई है r cos थीटा, यानी कि हाइट कम हो गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले ये अप्लाई करते हैं बेटा कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी we know that initial kinetic plus initial potential must be equal to final kinetic plus final potential. क्योंकि ब्लॉक ने टॉप मोस्ट पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट किया था, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो थी, और मैं इस डायमीटर को ऑरिजिनल डायमीटर को बेटा रेफरेंस मान रहा हूं, तो इनिशियल हाइट को मैं r लूंगा, तो इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगी mgr। ठीक है, फाइनल हाइट तो हमें बताइए r cos थीटा, बट फाइनल वेलोसिटी को हमने v माना है, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम v स्क्वायर लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgr cos थीटा। ठीक है, यहाँ बेटा रिलेशन देख लेते हैं, m सब जगह कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई द कंप्लीट इक्वेशन विद 2, तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2gr 1 माइनस cos थीटा।
इक्वेशन नंबर 1 मानकर जाके पढ़ते हैं। तो हमारे पास cos थीटा फाइंड करने का एक तरीका आ गया। अगर हमें v स्क्वायर बाय r मिल जाता किसी तरह से, या v स्क्वायर बाय gr मिल जाता, तो आंसर आ जाएगा। एंड वी नो दैट बेटा यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे, फोर्स की बात करें तो नॉर्मल तो लगता है along the radius away from the surface towards the body, क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन बेटा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ना, यानी कि along the radius होता है, और mg नीचे लगेगा ही, तो mg और नॉर्मल दो ही फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो 100% ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो mg का जो कंपाउंड टुवर्ड सेंटर आ सकता है वो कितना होगा, mg cos थीटा हम लेंगे, mg cos थीटा टुवर्ड सेंटर and away from center, तो व्हाट इज द इक्वेशन, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना आएगा, यस एक जनरल इक्वेशन बनेगी mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू सेंटीमीटर, यानी कि mv स्क्वायर बाय r। हम वो पॉइंट चूज करना चाहते हैं जहां पर ये ब्लॉक कॉन्टेक्ट लूज करेगा, मींस फॉर n इक्वल टू 0 हम सॉल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि n 0 कहां पर होगा वो फाइंड किया जाए, तो n को 0 पुट कर देते हैं, तो फॉर n इक्वल टू 0 रिजल्ट आएगा mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। m से m कैंसिल बेटा, और v स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाती है gr cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2, cos थीटा ही तो चाहिए था ना, मतलब थीटा चाहिए था वैसे, बट cos थीटा दोनों तरफ मिल रहा है, इसका तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू को यहां प्लेस कर देते हैं बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can easily solve this, gr cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2gr 1 माइनस cos थीटा, सॉल्व करने पे gr से gr कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल टू आ गया बेटा 2 माइनस 2 cos थीटा, यानी कि 3 cos थीटा इक्वल टू 2, and finally the cos theta become 2/3, theta become cos inverse 2/3। आ रहा है आंसर? उस तरह से बेटा अपने को cos थीटा की वैल्यू मिल गई, यानी कि थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है, यानी जिस समय cos थीटा की वैल्यू 2/3 होगी उस समय ब्लॉक कॉन्टेक्ट लूज कर देगा। डेफिनेटली दिस एंगल इज लेस देन 90 ना, ये एंगल लेस देन 90 है या नहीं, 60 डिग्री से कम है ज्यादा है, व्हाट इज cos 60, 1/2, और ये 1/2 से ज्यादा है, यानी कि थीटा 60 से कम है, क्योंकि cos थीटा में थीटा बढ़ने के साथ साथ वैल्यू कम होती है ना बेटा, तो ये वैल्यू क्योंकि 1/2 से बड़ी है, दैट्स व्हाई थीटा 60 डिग्री से छोटा है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी। एक तो ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर ये ग्राउंड है बेटा, व्हाट इज द हाइट एट विच द ब्लॉक लूजेस द कांटेक्ट, height from the ground where the block loses the contact, r plus r cos theta, यानी कि r plus this become 2r/3 हो ना, cos theta की वैल्यू क्या आ गई है 2/3, तो this become 2r/3, तो r plus 2r/3 become, तो ब्लॉक 5r/3 हाइट पर कांटेक्ट लूज कर देगा, यानी कि ऊपर से केवल r/3 ट्रेवल करेगा, ऊपर से कितना नीचे आ पाया वो r/3, ठीक है। अगर ये हेमिस्फेयर लेते तो, अगर हेमिस्फेयर लेते तो कितनी हाइट पर कांटेक्ट लूज होता 2r/3 पर, अगर केवल हेमिस्फेयर लेते तो कांटेक्ट लूज होता 2r/3 पर, मतलब पार्टिकल यहां तक भी नहीं आ पाता कांटेक्ट में रहते हुए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक भी नहीं आ पाता, उससे पहले कांटेक्ट लूज होता। ये दो क्वेश्चन जो आपके सामने बेटा, इनमें से कांटेक्ट वहीं लूज हो गया टॉप मोस्ट पोजीशन पे, अगर वेलोसिटी √gr है तो, और वेलोसिटी जब 0 है तो 2/3 पर आकर लूज हुआ। अब अगर हम ऐसा कोई क्वेश्चन बनाए जिसमें वेलोसिटी 0 तो नहीं हो, 0 से ज्यादा और √gr से कम हो, तो कांटेक्ट कहां से लूज होगा, इससे पहले या बाद में, पहले ही लूज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड के बढ़ने के साथ साथ नॉर्मल लगातार कम होता है। देखो ये नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, जितनी जल्दी स्पीड बढ़ेगी नॉर्मल उतनी जल्दी कम होगा। बोलिए, यहाँ इनिशियल स्पीड 0 थी, दैट्स व्हाई स्पीड को बढ़ने में जो टाइम लगा वो cos थीटा इक्वल 2/3 के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर हम कुछ स्पीड ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे तो स्पीड जल्दी उस वैल्यू को अचीव कर लेगी ना जहां नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ क्वेश्चन चेंज करता हूं और लेता हूं कि मान लीजिए बेटा वेलोसिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है हाफ ऑफ √gr,
The velocity that is provided at this point is half of. Find out the theta where block loses the contact. ये same question solve करना है, but initial speed अब 0 नहीं, कितनी है? Half of root gr. Question लिख लीजिए. Find theta where block loses the contact with the sphere. इन दोनों इक्वेशन में से ये सेकंड इक्वेशन तो एज इट इज बनेगी वापस. पहली इक्वेशन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में चेंज आएगा केवल. ठीक है. cos थीटा आना चाहिए 3/4. देखो काइनेटिक एनर्जी वाली जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाली इक्वेशन है वो चेक कर लें एक बार सब लोग. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर के लिए यहां से आ जाएगी gr/4. इनिशियल पोटेंशियल जी वही mgr लेंगे और फाइनल पोटेंशियल जी mgr cos थीटा लेंगे. फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लेंगे. पूरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं. m सब जगह कॉमन कैंसिल कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. यहाँ आएगा gr/4 प्लस 2gr इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर और साथ में 2gr cos थीटा. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बेटा आ जाएगा 9gr/4. तो 9gr/4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gr cos थीटा आना चाहिए. इक्वेशन नंबर 1 आ रही है ये. सेकंड इक्वेशन बेटा यही बनेगी एग्जैक्टली mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. n को 0 पुट किया तो ये रिजल्ट आएगा और फाइनली रिजल्ट ये आएगा. इन सेकंड इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है. मानते हैं सब. फर्स्ट इक्वेशन वो है बेटा, आपके पास सेकंड इक्वेशन यही रहेगी वापस. मैं यहां सॉल्व कर देता हूं इसको. अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको तो मैं वी स्क्वायर को ले लूंगा gr cos थीटा. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या है बेटा 9gr/4 इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह आएगा gr cos थीटा और यहाँ 2gr cos थीटा ऑलरेडी है, तो दैट बिकम 3gr cos थीटा. तो 9gr/4
इज इक्वल टू आएगा 3GR cos थीटा। ये कैंसिल हो गया बेटा 3 टाइम्स, तो आंसर आ गया 3/4। cos थीटा का 3/4, इसका मतलब एंगल पहले से ज्यादा है कम है? cos थीटा की वैल्यू पहले से ज्यादा है, यानी कि एंगल पहले से, यानी कि और पहले ही कॉन्टेक्ट लूज कर देगा। इस तरह से बनते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है? कंप्लीट कर लो उसको सब लोग। cos थीटा आ रहा है 3/4। सर्कुलर मोशन में एक क्वेश्चन और रहता है, वो देख लेते हैं। वो वाला पार्ट पहले लिख लो, मैं मिटाता हूं उसको। किसी को लिखना है तो लिख ले बेटा इसको। मिटा दो अब। लास्ट में बेटा हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने की कंडीशन डिराइव की थी कि लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होनी चाहिए √5GR और हाईएस्ट पॉइंट पर होनी चाहिए √GR। वो कैलकुलेशन हमने की थी यूजिंग अ लाइट स्ट्रिंग। अगर हम एक लाइट रॉड यूज करते हुए ऐसा करते हैं तो आंसर में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, बिकॉज लाइट रॉड स्लैग नहीं हो सकती। मतलब रॉड में टेंशन के जीरो होने का प्रॉब्लम नहीं है, अरे है क्या, बट स्ट्रिंग में तो टेंशन जीरो होने की प्रॉब्लम थी ना। स्ट्रिंग लूज हो सकती है बट रॉड जो है वो लूज नहीं हो सकती। तो लाइट रॉड है मतलब मासलेस है अगेन, जैसे स्ट्रिंग मासलेस थी वैसे ये भी मासलेस है, बट यहां पर एक और एडवांटेज है कि इट कैन नॉट लूज। तो बस हमें क्या करना है, अब हमें इतनी वेलोसिटी देनी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर पाए। तो क्वेश्चन इज, राइट डाउन, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट लोएस्ट पॉइंट, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट लोएस्ट पोजीशन, find minimum velocity of the particle at lowest position so that particle can complete vertical circular motion. Particle can complete vertical circular motion. Yes, answer. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेटा हमने को टेक्निक अप्लाई करनी की, यहां पर अगर हम वेलोसिटी देना चाहते हैं, देंगे तो काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो ऊपर जाते समय काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल में। हम चाहते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो, इसका मतलब हमें इसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना होगा। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूं, इसको बी और इसको सी, तो सी पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, मतलब सी पॉइंट पर पहुंचने से पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होनी चाहिए। बोलो बेटा, यानी कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, और टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने पर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? व्हाट इज द पोटेंशियल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट? mg into 2r। mg h लेते हैं और h की वैल्यू यहां के कंपैरिजन में कितनी है? 2r यानी 2l। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक जो होगी बेटा वो ये होगी, कंडीशन जो यहां पर हम लेंगे वो लेंगे that velocity at the topmost point should be either greater or equal to 0, means velocity should not be 0 before c। जैसे पहले लिया था टेंशन should not be 0 before c, वैसे आप कंडीशन हो कि velocity should not be 0 before c, it can be 0 at c। सी पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी 0 होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सी के पहले तो मोशन होना जरूरी है ना। अगर सी के पहले मोशन में है तो, और सी पर वेलोसिटी 0 हो भी जाती है, तो भी क्रिटिकली इट कैन पास द पॉइंट सी एंड फॉल डाउन फ्रॉम द अदर पाथ। यस और नो बेटा?
और डेफिनेटली उस केस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा। मुझे बताओ कि इस केस में अगर ये पार्टिकल पॉइंट बी को क्रॉस कर जाता है और सी तक नहीं पहुंच पाता तो क्या होगा? फिर भी ऑसिलेशन ही होगा। यहां लिविंग द सर्कुलर मोशन वाला केस बनता ही नहीं है। इन द केस ऑफ रॉड सर्कुलर मोशन लीव नहीं हो सकता, इट विल ऑसिलेट और नॉट बेटा। जो स्विंग्स बनाए जाते हैं रॉड वाले, जिनमें कि अपना जो स्विंग है वो ऊपर जाकर वापस आता है, वो तो ठीक है ही, बट ऐसे होता है ना स्विंग यहां चल रहा है ऐसे रॉड से और यहां तक भी जाता है फिर वापस आता है, मींस 90 डिग्री से ज्यादा एंगल तक भी जाता है नहीं बेटा वो। और कुछ पर्टिकुलर राउंड्स में वो ऊपर से आकर दूसरी तरफ से नीचे आता है। तो रॉड के केस में ऑसिलेशन मोर देन 90 डिग्री एंगल तक भी पॉसिबल है। रॉड के केस में ऑसिलेशन मोर देन 90 डिग्री के लिए भी, बट अभी तो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा करना चाह रहे हैं। कंडीशन बनेगी हाफ एम वी ए स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट शुड बी आइदर ग्रेटर और इक्वल टू mgh यानी कि mg into 2l। इस कंडीशन के साथ पार्टिकल सी पॉइंट तक तो डेफिनेटली पहुंच ही जाएगा। बोलो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी आइदर ग्रेटर और इक्वल टू mg into 2l। तो सॉल्व करते ही इसको आंसर आ जाता है और वो है va is greater than equal to root under 4gl। ओके बेटा, इस तरह से सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस तो कंप्लीट है, बट एक आर्टिकल हमने बीच में छोड़ा था वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। देखो मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी तो समझाया था इस चैप्टर में, और उसका मतलब होता है डी ओमेगा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी सी, सॉरी डी थीटा बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी, होता है ये। बट क्या एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल्स के लिए डिफाइंड है? अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं, ऐसा है क्या? वी कैन डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एनी पाथ, मतलब पाथ अगर स्ट्रेट लाइन है तो भी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी उसकी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो बेटा बहुत दूर एक एरोप्लेन अगर हवा में उड़ रहा है और एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको लगातार देखने के लिए हम अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी या नहीं? हालांकि बहुत दूर है, दैट्स व्हाई धीरे धीरे उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होगा। बट अगर मान लीजिए कार है जो कि हमारे पास में की सड़क से पास होती है, तो उसको देखने के लिए हमें अपनी गर्दन को घुमाना तो पड़ेगा ही, बट तेजी से घुमाना पड़ेगा। तो अगर मान लो एक बर्ड हमारे पास से निकल जाए तो और तेजी से घुमाना पड़ेगा। तो जिस रेट से हमें अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है ना उसको लगातार देखने के लिए, वो रेट ही कहलाती है ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। जैसे मान लो कि यहां सामने से कोई बर्ड पास होता है बेटा, उधर से एंटर करता है उधर चला जाता है, तो उस बर्ड को लगातार देखने के लिए हमें अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी ऐसे, क्योंकि उसका पोजीशन वेक्टर लगातार रोटेट होगा या नहीं होगा। तो जिस रेट से पोजीशन वेक्टर रोटेट होता है उसी को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। और वो जरूरी नहीं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा हो या प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो या सर्कुलर मोशन कर रहा हो, किसी भी पाथ के लिए ऐसा डिफाइंड है। बस एक ही केस में एंगुलर वेलोसिटी 0 आती है, और वो तब जब पार्टिकल उस स्ट्रेट लाइन पर चल रहा हो जिस स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल ऑब्जर्वर है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस वाले लाइन पे चल रहा है और ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो मान लो पहले पार्टिकल यहां पर था, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया और फिर यहां पर पहुंचते हुए आगे बढ़ गया। तो अगर मैं बेटा उसके ऑब्जर्वर यहां है ना, तब तो उसको लगातार देखने के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर चेंज करना पड़ेगा। वो पोजीशन वेक्टर रोटेट होता जा रहा है नहीं बेटा? अगर ये रेफरेंस लाइन है तो इसका एंगल चेंज हो रहा है, देखो पहले एंगल इतना था, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, तो एंगुलर पोजीशन इज चेंजिंग और नॉट। तो जिस रेट से ये एंगल, मान लो ये एंगल थीटा है, तो जिस रेट से थीटा चेंज होगा उसी को क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। बोलिए। बट अगर मान लीजिए अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है इस लाइन पर और ऑब्जर्वर भी यहीं पर है, तो इसे लगातार इस पार्टिकल को देखने के लिए क्या गर्दन घुमानी पड़ेगी? यानी जिस लाइन पर पार्टिकल मूव कर रहा है अगर ऑब्जर्वर भी उसी लाइन पर है, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। बोलो ठीक है। यानी कि आर वेक्टर और वी वेक्टर अगर पैरेलल है, कोलिनियर है, आर वेक्टर और वी वेक्टर अगर कोलिनियर है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 0।
तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज नॉट इन सर्कुलर मोशन। तो यहां दो केस हम लेंगे, एक तो विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और एक बार लेंगे विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर एस पर है तो क्या होगा देखते हैं। मान लो बेटा यहां कंसीडर किया कि एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड एट दिस मोमेंट हम उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जिस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करने को बोला जाता है उसको हम ऑब्जर्वर से पहले ज्वाइन कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करेंगे। मींस ये वेक्टर क्या कहलाना चाहिए, पोजीशन वेक्टर। दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल और नॉट बेटा। तो वी नीड द आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, दोनों वेक्टर चाहिए होते हैं हमेशा। आर वेक्टर का मतलब अ वेक्टर फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट, पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर होगा ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हम मान रहे हैं ओरिजिन पर, एंड वी वेक्टर मतलब उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर तो होगा ही। अब बेटा यहां पर हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट लेंगे जो कि आर के परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट लेंगे जो कि आर के अलोंग है, यानी कि पैरेलल या एंटी पैरेलल दोनों हो सकता है, अभी पैरेलल है। ये वी वेक्टर है और ये वी का वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है, इसको बोलेंगे वी परपेंडिकुलर, और ये अलोंग द आर वेक्टर इसको बोला मैंने वी पैरेलल। बेटा अगर मान लीजिए पार्टिकल के पास ये वी परपेंडिकुलर नहीं होता तो ये आर वेक्टर की लेंथ चेंज होती है, ओनली डायरेक्शन में कोई चेंज। अगर वी पैरेलल नहीं होता तो क्या होता, कैसा मोशन हो जाता, सर्कुलर हो जाता। सोचिए आप लोग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यहां है और वेलोसिटी केवल इस डायरेक्शन में, तो यहां पर वी और आर परपेंडिकुलर होते हैं सर्कुलर मोशन में या नहीं। यानी कि आर सर्कुलर मोशन में वी का केवल वही कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो परपेंडिकुलर टू आर होता है। इस केस में ओमेगा कितना होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी ओमेगा एंड आर, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर। जब ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर हम लेते हैं तो वी परपेंडिकुलर टू आर होता है नहीं होता। तो यहां पर भी ओमेगा फाइंड करना है अगर मुझे, तो आई हैव टू टेक द ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ विल बी इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। मतलब यहाँ कंप्लीट वी का यूज नहीं है, ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ वी इज यूज्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू आर। तो दिस इज कॉल्ड द ओमेगा बेटा, इसको ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ बोलेंगे। ये कैलकुलेट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब हो सकता है ऑब्जर्वर खुद मोशन में हो, पॉसिबल है या नहीं बेटा। तो अगर ऑब्जर्वर भी मोशन में है तो उस केस में क्या करते हैं वो देख लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, एक मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व, वो देखते हैं। रैंडमली बेटा कोई भी दो पार्टिकल मान लो ए एंड बी, ए की वेलोसिटी मान लो इधर है बेटा v1, इसका एंगल यहां से θ1 बन रहा है, और बी की वेलोसिटी को इधर मान रहा हूं मैं v2, और एंगल मान लेते हैं θ2 बन रहा है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ए और बी दोनों मोशन में है। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हो कि मैंने बी को ऑब्जर्वर माना है और ए को ऑब्जेक्ट माना है। जब भी आप किसी भी एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, तो इन दोनों में से ऑब्जर्वर को हमेशा रेस्ट पर कंसीडर करने की कोशिश करो। मुझे बताओ कि अगर कोई पार्टिकल ए 5 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट राइट साइड जा रहा है और बी 3 मीटर पर सेकंड से राइट साइड आ रहा है, व्हाट इज रिलेटिव स्पीड बेटा, 8। यानी कि ए बी के क्लोज भी 8 मीटर पर सेकंड जा रहा है और बी की वेलोसिटी बी की स्पीड ए के रेस्पेक्ट में भी 8 है। स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 8 है और स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी 8 है। अगर ऑब्जर्वर बी है बेटा तो बी ये ऑब्जर्व कर रहा है कि ये इसके पास 8 से आ रहा है, और ऐसा समझने का तरीका ये होता है कि इस 3 को जो कि लेफ्ट साइड है उसका उल्टा कर दो तो वो आएगा राइट साइड 3, और अगर राइट साइड 3 और 5 राइट साइड 5 को अगर हम
रिजल्टेंट फाइंड करते तो कितना आएगा? 8 आएगा। यानी कि टू गेट द रिलेटिव स्पीड हम b की वेलोसिटी का रिवर्स a के साथ ऐड कर देते हैं। तो उससे आंसर आ रहा है नहीं बेटा? b की वेलोसिटी इधर थी ना, तो इसका रिवर्स वेक्टर मतलब राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, राइट साइड। अभी लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है बेटा, तो हमने इसको रिवर्स किया तो क्या हो गया? और ये ऑलरेडी राइट साइड ही था, तो दोनों मिलकर हो गए 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि b को क्या ऑब्जर्व होगा? a उसी के पास आ रहा है कितनी स्पीड से, तो अब हम b को रेस्पो मान सकते हैं नहीं? इसके अपोजिट मान लो बेटा a 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा हो और उसके पीछे पीछे b 2 मीटर पर सेकेंड से उसके पास जा रहा हो। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड हियर? 1 मीटर पर सेकेंड। अगेन अगर मुझे b को रेस्पो मानना है तो b की वेलोसिटी का उल्टा a के साथ ऐड कर दे, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड आगे है और इसका 2 मीटर पर सेकेंड इधर आ जाएगा। व्हाट इज द नेट वेलोसिटी? 1 मीटर पर सेकेंड राइट साइड। यस और नो बेटा? तो जब भी आपको किसी भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी होती ना, तो उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का रिवर्स करके ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देना होता है। टू गेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का उल्टा वेक्टर किसके साथ जोड़ना होता है? ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे a विद रिस्पेक्ट टू b फाइंड करना है तो vb को उल्टा करो और v के साथ जोड़ दो। vb का उल्टा किसके साथ जोड़ दो? ये कॉन्सेप्ट होता है VAB इक्वल टू VA माइनस VB। सब लोग बोलो VAB इक्वल टू, तो VA माइनस VB को हम VA प्लस माइनस ऑफ VB बोल सकते हैं ना? VA प्लस और माइनस ऑफ VB का मतलब VB का उल्टा। तो VB का उल्टा किसके साथ जोड़ रहा है? टू गेट द VAB। यस और नो बेटा? तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं, दैट्स व्हाई मैंने समझाया आपको। तो देखो बेटा, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ओमेगा चाहिए ओनली, तो हमें V परपेंडिकुलर चाहिए या V पैरेलल चाहिए? क्या चाहिए? V परपेंडिकुलर का मतलब वेलोसिटी का वो कंपाउंड जो r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो हम कंपाउंड अगर लेंगे तो V1 का ये वाला कंपाउंड कितना आ जाएगा? कॉस इधर आएगा तो साइन इधर आएगा, V1 साइन। इस तरह से V2 का जो कंपाउंड इधर आएगा वो क्या आएगा? V2 साइन थीटा 2। These are in same direction or opposite direction बेटा? तो सम या डिफरेंस? सम आएगा, डिफरेंस आएगा? सम आएगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ A with respect to B perpendicular to line AB। पूरा डिस्क्रिप्शन जो हम ले रहे हैं बेटा क्या होगा? देखो उसका वेलोसिटी ऑफ A with respect to B तो हम फाइंड कर रहे हैं, बट किन कंपोनेंट्स के साथ? परपेंडिकुलर टू लाइन AB। और फिर V परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड करते हैं? R से। R का मतलब लेंथ ऑफ AB। R का मतलब लेंथ ऑफ AB। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये वैल्यू आएगी V1 साइन थीटा 1 और V2 साइन थीटा 2 का सम और डिवाइड बाय AB। तो आंसर आ गया बेटा V1 साइन थीटा 1 प्लस V2 साइन थीटा 2 डिवाइड बाय AB। अब डायरेक्शन को समझने के लिए किसी एक को ऑब्जर्वर मानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमेगा ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू V? क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा AB मतलब ओमेगा ऑफ A, तो कौन ऑब्जर्वर है? B। तो अगर B ऑब्जर्वर तो B को रेस्पो मानना है, उसको रेस्पो मानने के लिए क्या करोगे? V2 साइन थीटा का उल्टा मतलब ये नीचे की तरफ है तो इसको ऊपर की तरफ ले लेते हैं। अगर ये भी ऊपर की तरफ ऑलरेडी है और एक और ऊपर की तरफ आएगा तो दोनों का सम ही होना है ना, रिजल्ट यही आएगा। कंफर्म है? मान लो बेटा ये 40 है और ये 30 है, तो ये 40 इधर है और ये 30 इधर है ना, तो 30 का उल्टा 40 के साथ जुड़ जाएगा या नहीं? टोटल हो जाएगा 70। बोलो। यानी कि B को ये ऑब्जर्व होगा कि A की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 70 है, तो इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में ये वेक्टर जो है ना B से A की तरफ जो जा रहा है, इसी को आर वेक्टर कहेंगे समय या नहीं बेटा? ये आर वेक्टर किधर रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
इस समय b के रेस्पेक्ट में ये वेक्टर किधर रोटेट होगा? यस, इट विल बी रोटेटेड इन दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल ओमेगा इज आउटवर्ड और नॉट? बोलो बेटा। तो डायरेक्शन देखने का तरीका यही होगा, मैग्नीट्यूड तो ये आ गया और डायरेक्शन आ गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आउटवर्ड। अब बेटा मुझे बताना व्हाट इज ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? क्लॉकवाइज चेक करते हैं, चलो। ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ए को रेस्प मानेंगे ना, तो ए की वेलोसिटी का उल्टा किसको दे देंगे हम? बी को। तो बी इधर जाएगा या नहीं? और ये रेस पर, ध्यान पूरा इधर, ए रेस पर और बी जाएगा इधर की तरफ। इधर की तरफ मतलब ऐसे, कैसा मोशन है ये? एंटी क्लॉकवाइज ही तो है ये भी, यानी कि रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा? ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के इक्वल तो होगा ही होगा। इवन डायरेक्शन वाइज भी दे आर इक्वल, मींस दे आर एग्जैक्टली सेम। यहां कॉन्सेप्ट लीनियर वाला नहीं चलेगा। लीनियर रिलेटिव वेलोसिटी में तो क्या होता है, वीएबी होता है वीए माइनस वीबी, जबकि वीबीए क्या होता है? वीबी माइनस वीए, यानी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। बट ओमेगा में ऐसा नहीं होता। ओमेगा में अगर ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी क्लॉकवाइज ही होगा। मींस दे आर ऑलवेज इक्वल इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड, ये प्रॉपर्टी भी साथ में लिख लेना, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ऑलवेज इक्वल होते हैं। हाँ वेक्टर क्वांटिटी ही है डेफिनेटली, बट हमने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, चाहोगे तो आप लिख लो इसको, क्लॉकवाइज है यहाँ पर इस केस में, है ना, ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज है। वेक्टर फॉर्म लिखते हो तो यहाँ क्लॉकवाइज लिख दो, इनवर्ड लिख दो। ये दूसरे कंपाउंड का क्या होगा बेटा? दूसरे कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जैसे ये कंपाउंड क्या कर रहा था यहाँ पर, आर की लेंथ को बढ़ा रहा था, वैसे यहाँ पर जो दूसरे कंपाउंड होंगे ना v1 cos थीटा 1 एंड v2 cos थीटा 2, v1 cos थीटा 1 एंड v2 cos थीटा 2, इस आर को कम करेंगे या नहीं बेटा? यानी सेपरेशन, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो चेंज होगा लगातार। तो इनका जो रिलेटिव वैल्यू होगा ना, जैसे इस केस में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, देखो ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा है, तो रिलेटिव वैल्यू विल बी समवॉट डिफरेंस। हाँ बेटा, तो दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ द पार्टिकल्स। जैसे मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड है और ये 3 मीटर पर सेकंड है, तो इट बिकम 8 और नॉट, तो दोनों के का गैप 8 मीटर पर सेकंड की रेट से कम हो रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन। क्या बोलते हैं? तो v पैरेलल का रिलेटिव वैल्यू तो देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन, और v का वो कंपाउंड जो परपेंडिकुलर होता है उसका यूज होता है टू फाइंड ओमेगा। इन दोनों कंपाउंड का यूज तो होगा ओमेगा फाइंड करने में, और इन दोनों का कंपाउंड का यूज होगा रिलेटिव स्पीड अलोंग द लाइन, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन फाइंड करने। क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज केस में इनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज केस में आउटवर्ड। एक्सियल वेक्टर्स है ना बेटा ये, तो एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। Find relative angular velocity of both the particles. Find relative angular velocity of both the particles.
ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए सेम होता है। कंपोनेंट्स कीजिए। नहीं, ओमेगा फाइंड करना है बेटा। देखो 50 के कंपाउंड आएंगे 30 एंड 40। इधर वाला कंपाउंड 30 आएगा, इधर वाला कंपाउंड 40 आएगा। और 40 के कंपाउंड अगर आप फाइंड किए होंगे आपने तो 24 एंड 32 आए होंगे। इधर 24 मीटर पर सेकेंड और इधर 32 मीटर पर सेकेंड। आप जो बता रहे हो 62 वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल इज, अगर ये 30 और ये 32 तो क्या आएगा आंसर? 62 आएगा ना। तो 62 मीटर पर सेकेंड तो क्या है यहाँ पर? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन है। बट वो मैंने नहीं पूछा था, मैंने जो पूछा वो है ओमेगा की रिलेटिव वैल्यू, यानी कि ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दोनों सेम ही होते हैं। तो किसी भी एक को ऑब्जर्वर बनाते हैं, अगर मैं मान लो ए को ऑब्जेक्ट मानता हूं और बी को ऑब्जर्वर, तो पहले तो रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लेते हैं। वी परपेंडिकुलर का रिलेटिव वैल्यू, उसको अपने नाम दे सकते हैं ओमेगा ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, और डिवाइड बाय लेंथ लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, यानी कि ए बी की वैल्यू लेंगे। शॉर्ट में इसको लिखेंगे वी ए बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ए बी। तो वी ए बी परपेंडिकुलर के लिए बेटा कौन से कंपाउंड यूज होंगे? परपेंडिकुलर यानी 24 एंड 40। दोनों का डायरेक्शन सेम है डिफरेंट है? तो डेफिनेटली दोनों का सेम डिफरेंस लेंगे या सम, एंड डिफरेंस आ जाएगा 40 माइनस 24 16, और दोनों के बीच का गैप आंसर आ गया 16/8 यानी कि 2, और वो भी रेडियन पर सेकेंड। डायरेक्शन बताइए बेटा, 40 डोमिनेटिंग या 24? यानी 40 के अकॉर्डिंग रोटेशन देखते हैं, तो 40 के अकॉर्डिंग तो रोटेशन इस तरह होगा ना। बोलिए भाई। तो डायरेक्शन यहां आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड? एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड। ये डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी भी ए रहेगा और बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी ए रहेगा। अगला क्वेश्चन कीजिए। डोमिनेटिंग का मतलब ये है कि इनका डिफरेंस लिया ना बेटा हमने, तो डिफरेंस लिया तो कौन बड़ा है दोनों में से? 40। तो 40 आएगा और इधर 24 का उल्टा इधर नीचे आएगा। तो 24 के अकॉर्डिंग तो रोटेशन ऐसे होना चाहिए था क्लॉकवाइज, और 40 के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो डोमिनेट कौन करेगा दोनों में से? 40। तो 40 के अकॉर्डिंग लिखे ना रोटेशन। हाँ, तो इसकी वेलोसिटी का उल्टा आप इसको दे दो। तो यहां पर अगर आप 40 लोगे तो 40 के अकॉर्डिंग भी कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ये पॉइंट क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट वहां पर अप्लाई कर पा रहे हो? अगर ए को रेस्पो मानेंगे तो ए की वेलोसिटी का उल्टा दे देंगे बी को, तो वो वहां से ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। और बी को रेस्पो मानेंगे तो बी की वेलोसिटी का उल्टा दे देंगे ए को, तो रिजल्टेंट आएगा 16 ऊपर। 16 ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक पार्टिकल है यहां पर ए जिसकी वेलोसिटी v है अलोंग एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है यहां पर b जिसकी वेलोसिटी है v अलोंग y एक्सिस। ये xy प्लेन में मोशन कर रहे हैं दोनों।
क्वेश्चन इज अगेन सेम, फाइंड ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और डिस्टेंसेस की वैल्यू गिवन है, डी इधर है और डी इधर है। ओरिजिन से ए की डिस्टेंस डी है अभी, और ओरिजिन से बी की डिस्टेंस भी अभी डी है। इस मोमेंट पर ही बताना है आपको आंसर। फाइंड ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। V by D. Because I want to find omega of A with respect to B, यानी कि मैं B को A से ज्वाइन करूंगा पहले। ये कहलाएगा R वेक्टर। What is the length of this R? √2D। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग R की वैल्यू आ रही है √2D। इसके बाद मुझे कंपाउंड्स लेने होंगे वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर टू AB। बेटा क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ये एंगल 45 डिग्री है और ये वाला भी एंगल भी 45 डिग्री है। जब हम कंपाउंड लेंगे तो 45 है, तो ये भी 45 भी होगा। इधर V by √2 आएगा और इसका जो कंपाउंड इधर आएगा वो भी V by √2 ही आएगा। तो दोनों के कंपाउंड्स के डायरेक्शन भी अपोजिट है और दोनों की वैल्यूज भी सेम है, तो सम ले लें ना दोनों का। So to get the value of omega of A with respect to B, we get the VAB perpendicular to line AB divided by length of AB। मतलब वही V perpendicular by R वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा ना, V by R। तो V by R में यहाँ तो आएगा 2 times V by √2 और डिनोमिनेटर में आएगा 2 √2D। ऐसा ही होगा ना, ये कैंसिल होने का बेटा √2 बचेगा और √2 से √2B। फाइनल आंसर आ गया V by D। समझ में आया कैसे हुआ? आंसर बेटा V by D आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन पर मूव कर रहा है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट 0, B। आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है जो कि एक्स एक्स के पैरेलल है और इस लाइन पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। मान लीजिए पार्टिकल जब P पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है और वो है V। और जो उसका पोजीशन वेक्टर है ना बेटा, वो y एक्सिस से थीटा एंगल पर है। The question is find angular velocity of the particle at point P with respect to origin. Find angular velocity of particle at point P with respect to origin. Find angular velocity of particle at point P with respect to origin.
ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर है और ऑब्जर्वर ओरिजिन पर है, तो ओ से पी तक जो वेक्टर बनता है उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर आर। तो ना यहाँ आर वेक्टर गिवन है और ना वी परपेंडिकुलर गिवन है। पहले तो आर वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। आर की वैल्यू किस फॉर्म में कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा? बी के फॉर्म में। कंप्लीट लेंथ बी है ना, तो बी बड़ा है या आर बड़ा है? तो किसका कंपाउंड लें? आर का कंपाउंड लेंगे बी के लॉन्ग। यस, तो वी कैन से दैट आर cos थीटा विल बी इक्वल टू बी। सही है ना? तो द वैल्यू ऑफ आर बिकम बी बाय cos थीटा, नॉट बी cos थीटा। क्योंकि बेटा बी cos थीटा अगर आप ले रहे हो तो बी तो पहले ही छोटा है, बी का कंपोनेंट तो और छोटा हो जाएगा ना, तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू आर। वैसे भी इस ट्रायंगल में बेस कौन है? बी है, और आर हाइपोटेन्यूस है ना, तो बी बाय आर होगा ना cos थीटा, आर बाय बी थोड़ी होगा, बी बाय आर होगा cos थीटा। चलो, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आर आ गया बी बाय cos थीटा, पहले पॉइंट। उसके बाद आप जानते हो बेटा हमें वी का वो कंपाउंड चाहिए जो आर के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, इसलिए ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा, इसलिए इधर आ जाएगा वी cos थीटा। ओके, बस अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ओमेगा ऑफ ए विद ओमेगा ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, वी परपेंडिकुलर बाय आर लेंगे बेटा, वी परपेंडिकुलर की जगह वी cos थीटा और आर की जगह बी बाय cos थीटा। तो आंसर आ जाएगा वी cos स्क्वायर थीटा बाय बी। आंसर आया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अगला क्वेश्चन लिखो। A particle is moving on circular path. A particle is moving on circular path with angular velocity omega. A particle is moving on circular path with angular velocity omega. Then find its angular velocity. Then find its angular velocity with respect to any point on the circumference. With respect to any point on the circumference. मतलब सेंटर के रेस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो सर्कमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? क्लिक किया? देखो, देखते हैं एक बार बेटा, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा आर। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा आर। मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल की लोकेशन ए पर है, ये सेंटर है, और ऑब्जर्वर को मान लेते हैं यहां पर बी पॉइंट पर। थोड़ा सा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 2r है ना, तो इफ आई वांट टू फाइंड द ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे लेना चाहिए v परपेंडिकुलर बाय r। बेटा ये जो v है ये ऑलरेडी इस लाइन के परपेंडिकुलर है या नहीं? और ए r का मतलब होता है लाइन जॉइनिंग b टू a, b से एक ज्वाइन करने वाली लाइन को r कहते हैं या नहीं? उसकी लेंथ तो है 2r, और v कितना है?
तो v परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे ओमेगा r और यहाँ स्मॉल r की जगह लिख देंगे 2r। आंसर आ गया बेटा। यानी सेंटर के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी तो सर्कमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में क्या आ गई? ओमेगा बाय 2। अरे आया क्या? इसका एक तरीका और भी होता है, वो देखते हैं। देखो क्या बेटा? हाँ, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। कोई भी पॉइंट लेके बताया। चलो पहले जो सिंपल मेथड है वो समझ लो, फिर कोई भी पॉइंट लेके भी कर लेंगे, होगा वो भी। देखो मान लो पार्टिकल बेटा यहां पर है, तो ये जो वेक्टर है ये लगातार रोटेट होता है नहीं होता? रेफरेंस लाइन से इसका एंगल लगातार चेंज होता है, और उसके एंगल के चेंज होने की रेट को ही हम ओमेगा कहते हैं। यानी कि अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में ओमेगा को डिफाइन करूं, ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को डिफाइन, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ए को डिफाइन करूं, सॉरी ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ को डिफाइन करूं, तो दैट शुड बी इक्वल टू डी थीटा बाय dt। और उसको क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ है। अगर मैं सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट लेता हूं, लेट्स से मैंने यहां लिया बी, तो पार्टिकल को रैंडम पोजीशन में लिया हुआ ना मैंने अभी, बोलो बेटा। तो मैं अगर रैंडम पोजीशन में पार्टिकल को ले रहा हूं, तो मैं यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं। तो मान लीजिए एंगल किस समय अल्फा है, तो जब पार्टिकल मूव होगा तो अल्फा भी चेंज होगा और थीटा भी। जिस रेट से थीटा चेंज होगा तो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर है, और जिस रेट से अल्फा चेंज होगा वो ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है या नहीं? यानी कि ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को क्या बोलना चाहिए? डी अल्फा बाय डी टी। सही है या नहीं? इसको थोड़ा के लिए ओमेगा डैश मान लेते हैं। अब अगर हमें अल्फा और थीटा का रिलेशन मिल जाए तो इन दोनों का रिलेशन मिल जाएगा। देखो बेटा किस तरह का ट्राइंगल है ये, ओ ए बी। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब ये अल्फा है तो ये भी, दोनों का सम 2 अल्फा थीटा के इक्वल होगा ना। इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो रिलेशन आ गया थीटा इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दोगे तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स डी अल्फा बाई डी टी। यानी कि ओमेगा इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा डैश। व्हाट इज ओमेगा डैश? अरे आ रहा है आंसर? और भी मेथड्स हैं बट इतना काफी है। नहीं बेटा, पॉइंट ए पर है तो सीधा कहां जा रहा है? ओ से देखेंगे, ए को देखेंगे तो इधर जा रहा है ना। ए से ही देखोगे तो वो क्रिटिकल केस हो गया ना। आप तो अगर सेम पॉइंट पर ले आए तो वहां पर रेस्पो तो नहीं ऑब्जर्व होगा। जैसे मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरा हाथ यहाँ है और पेन यहाँ है, अगर मैं छोड़ता हूं तो क्या मुझे रेस्पर ऑब्जर्व होगा? पेन रेस्पर तो ऑब्जर्व नहीं होगा ना छोड़ूंगा तो। हाँ ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस समय मैं छोड़ रहा हूँ उस समय इसकी पोजीशन 0 पर है, बट वेलोसिटी 0 थोड़ी है। मतलब ए और बी अगर एक ही लोकेशन पर है तो इसका मतलब दोनों एक ही जगह पर हैं, बट देखो उस इंस्टेंट पर कैलकुलेशन नहीं होती बेटा। हमेशा कैलकुलेशन जब करते हैं जनरल पॉइंट लेके करते हैं। तो आप दो पार्टिकल लो ना, एक पार्टिकल ही क्यों ले रहे हो? एक ही पोजीशन लेकर थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जहां पार्टिकल है वहां ऑब्जर्वर को मत लो। करो कंप्लीट करो बेटा इसको, और एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो। फर्स्ट मेथड समझ में आया? फर्स्ट मेथड बहुत इजी था कि अगर वेलोसिटी ये v है और रेडियस r है, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी v बाय r, और सर्कमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में आएगी v बाय 2r, है ना।
बोलूं क्या? लिखिए। होमवर्क अलग दे दूंगा मैं। Two particles are moving on circular path, are moving on a circular path with same angular velocity omega. With same angular velocity omega, then find angular velocity of any particle, any की जगह वन लिख दो, angular velocity of one particle with respect to another particle. Then find angular velocity of one particle with respect to another particle. और दोनों में से किसी एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है आपको। और ये गिवन नहीं है कि वो कहां पर मूव कर रहे हैं, बस ये गिवन है कि दोनों सर्कुलर पाथ पर हैं। ओमेगा याद है या सॉल्व हुआ? आ गया? चलो आंसर इसका ओमेगा ही है। डेफिनेटली याद रखने लायक पॉइंट है, इसमें कोई गलती नहीं है, याद रख सकते हो। प्रॉपर्टी यही है। प्रॉपर्टी कैसे है उसको समझ लेते हैं। देखो अगर मान लो हम दो ऐसे पॉइंट ले लें जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर हो, जैसे मान लो ए को यहां मान लिया मैंने और बी को यहां मान लिया, और अगर मान लीजिए बेटा ये इस तरह एंटीक्लॉकवाइज घूम रहे हो अगर, तो इसकी वेलोसिटी यहां पर होगी v, तो इसकी वेलोसिटी भी इधर की तरफ होगी v। या फिर ओमेगा आर लोगे इसको, तो इसको भी ओमेगा आर लोगे। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है ओमेगा, इसलिए दोनों की वेलोसिटी भी सेम है ओमेगा आर। बोलिए बेटा। एंड नाउ वी वांट टू फाइंड ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो उसके लिए दोनों का रिलेटिव वैल्यू लेंगे, सम या डिफरेंस, दैट बिकम 2 ओमेगा आर। VAB लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू लाइन AB एंड डिवाइड बाय AB लेंगे, तो यहां आ जाएगा 2 ओमेगा आर अपॉन 2R। आंसर ओमेगा, और डायरेक्शन वही आएगा ना एंटीक्लॉकवाइज ही। मतलब अगर दो पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो उनकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी उतनी होगी और डायरेक्शन वाइज भी सेम होगी। क्या ये केवल परपेंडिकुलर मतलब ऐसे अपोजिट लेने पर ही ट्रू होगा? इट इज ट्रू इन एवरी केस। इन दोनों को परपेंडिकुलर लोगे तो भी आंसर सही आएगा, किसी भी रैंडम थीटा एंगल पे लोगे तो भी आंसर सही आएगा। परपेंडिकुलर लेके प्रूव करते हैं। अगर मैं परपेंडिकुलर लेता हूं, उसका मतलब पॉइंट ए यहां ले लेते हैं और पॉइंट बी यहां पर वेलोसिटी अगर v होगी तो यहां पे वेलोसिटी v होगी। ये कहलाएगा लाइन ए बी। अगर ये आर है बेटा और ये आर है तो लेंथ ए बी विल बी √2r। ठीक है। अब v के कंपाउंड जब आप लोगे तो v cos 45 आएंगे, यानी v/√2 और ये भी v/√2। दोनों v/√2 सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। चेक करो बेटा, दोनों v/2, तो सम होगा दोनों का डिफरेंस, मींस द वैल्यू बिकम 2 टाइम्स v/√2, 2 टाइम्स v/√2 एंड डिनोमिनेटर विल बी 2√2r। तो आंसर यहां पर v/r आ जाएगा, जो कि फाइनली क्या होगा। अब इसमें आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देखना थीटा एंगल लेकर, ये 90 से छोटा एंगल लेकर देखना, थीटा एंगल पर सॉल्व करके देखना। VAB VA और VB को थीटा एंगल पर लेकर देखना बेटा ना, आंसर उस केस में भी 100% आ जाता है। चलो बेटा इसकी प्रॉपर्टी को समझ लो 2 मिनट में बस।
मान लो बेटा एक डिस्क है, क्या है ये? तो डिस्क जब रोटेट होती है ओमेगा से, तो उसके हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा होती है। होती है नहीं? अगर ये स्फीयर है, डिस्क है, रॉड है, कोई भी रिजिड बॉडी जब रोटेट होती है तो उसके हर पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है नहीं होता? जैसे इन दो पार्टिकल का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी में जब सभी पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है, तो कोई भी दो पार्टिकल अगर हम ले लें तो उनका रिलेटिव ओमेगा भी क्या आएगा? ओमेगा ऑफ द बॉडी के इक्वल आएगा। दैट विल आल्सो बी ओमेगा ऑफ द बॉडी और नॉट? Means whenever a body makes pure rotation with certain angular velocity omega, then angular velocity of any particle of that body with respect to any other particle of the body will also be omega. ये प्रॉपर्टी आपको मॉड्यूल में दी हुई है रोटेशनल चैप्टर में, ठीक है? तो जहां दी हुई है वहां तक के क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब आपको रोटेशन चैप्टर के बिगनर्स बॉक्स नंबर 1 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रोटेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है क्योंकि वहां पर भी पहला आर्टिकल सर्कुलर काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है। पहले 6 इलस्ट्रेशन करने हैं, सुन लो ढंग से, सर्कुलर मोशन तो पूरा करना ही है। रोटेशनल मोशन में पहले 6 इलस्ट्रेशन और बिगनर्स बॉक्स नंबर 1 कंप्लीट करके आना है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट टाइम पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, ठीक है? ओके बेटा।